हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम कर रहे हैं 12th क्लास की बायोलॉजी, जिसमें 16 चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 16 चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल इश्यूज़। घर बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो या स्कूल जा रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप किसी चीज़ को कितना समझ के कर रहे हो। ठीक है, 16 चैप्टर एनवायरमेंटल इशू मैंने सबसे पहले लिया है क्योंकि ये बहुत आसान है और जब आप इसको पढ़ोगे तो आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो जाओगे। आपको पता चलेगा कि हमारा क्या काम हमें नुकसान कर रहा है, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान कर रहा है और क्या हमें फ़ायदेमंद है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, हम शुरू करते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज़ की डिटेल स्टडी से। देखिए, ह्यूमन पॉपुलेशन साइज़ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में। इसका मतलब है कि जो इंक्रीजिंग डिमांड है फूड की, वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, रोड की, ऑटोमोबाइल्स की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और भी बहुत सारी जो उपयोग की चीज़ें हैं उनकी भी डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, These demand are exerting tremendous pressure on our natural resources। इसकी वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं उन पे प्रेशर बढ़ा है। ठीक है, अब ये प्रेशर कैसे बढ़ा है? जो प्रेशर बढ़ा है वो तो बढ़ा ही है, लेकिन उसने क्या किया? पोल्यूशन कर दिया, प्रदूषण कर दिया एयर में, वाटर में और सॉइल में। जो हमारी नीड है ours to check the degradation and depletion of our precious natural resources and pollution without halting the process of development। ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारी ज़रूरत है वो हमें मतलब हर पल ये सोचना चाहिए कि जो डिग्रेडेशन हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिग्रेड हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं या टूट रहे हैं, ख़त्म हो ही चुके हैं। तो हमें हॉल्टिंग का मतलब होता है कि हमें बिना रोके, बिना उस प्रोसेस को, डेवलपमेंट को रोके, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि डिप्लीशन हो रहा है जो प्रीशियस रिसोर्सेज को किस तरह से रोका जा सकता है। अब पोल्यूशन क्या है? किसी भी पोल्यूशन को आप इस तरह से डिफाइन करेंगे कि कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज है जो हमारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, फिजिकल हो या केमिकल हो या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो। जैसे ये सिर्फ एयर में भी अगर लिखोगे तो आप एयर पोल्यूशन लिख दोगे लास्ट में, है ना। जैसे पोल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। अगर हम एक चीज़ को लेते हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि किसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। जैसे लैंड की हो रही है, वाटर की हो रही है या सॉइल की हो रही है, तो ये इस तरह के पोल्यूशन है। ठीक है, जो एजेंट ये अनडिज़ायरेबल चेंज लाते हैं उन्हें पॉल्यूटेंट बोलते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था 1986 में, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके और मतलब बचा सके और इम्प्रूव कर सके उस क्वालिटी को, जो हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी है उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। एनवायरनमेंट में इन्होंने क्या क्या लिया? एयर, वाटर एंड सॉइल। ठीक है, तो ये जो एक्ट है, ये जो एक्ट बनाया है गवर्नमेंट ने, ये 86 में बनाया था, ये आपको याद रखना है। और ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है। ठीक है, तो ये कब बनाया था, किसने बनाया था? इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया था। इसके अंदर क्या क्या आता है कि हम इसे प्रोटेक्ट करें और हम इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव भी करें। ऐसा नहीं है कि हम कुछ मिलावट होने से रोकें, लेकिन हमें वो भी करना है कि हम उस मिली हुई चीज़ को किस तरह से हटा सकते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। समझ गए? अब करते हैं एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। एयर पोल्यूशन क्या है? वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर फॉर आवर रेस्पिरेटरी नीड। जो हम सांस लेते हैं वो, उसके लिए तो हम हवा पे ही डिपेंड करते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स कॉज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंजरी को। ठीक है, सबको इंजर करते हैं ये। वो क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप एंड कॉज प्री मेच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स की मेच्योर होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है। सभी ऑर्गेनिजम्स को ये डैमेज करते हैं, इंजरी करते हैं। क्या होता है कि ग्रोथ जो है वो भी कम हो जाती है प्लांट्स की और जो यील्ड है वो भी कम हो जाती है। एयर पोल्यूशन डिलीटरस इफेक्ट Air pollution also
डिलीट्रियसली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। जो हम सांस लेते हैं और गंदी हवा में अगर सांस लेते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा ख़त्म करने वाले ऐसे असर करता है कि जिससे हम मर भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है द इफ़ेक्ट्स डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। जो भी इफ़ेक्ट हमारे ऊपर होगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी कंसंट्रेशन है पॉल्यूटेंट्स की। पोल्यूटेंट्स क्या बताया था कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एजेंट जो है, वो एजेंट जो उसकी चेंजेस कर रहा है प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, जो अनडिज़ायरेबल चेंज आते हैं जिसका कारण वो एजेंट होता है, वो एजेंट पोल्यूटेंट कहलाता है। समझ रहे हो? और कितने टाइम तक हम उसमें एक्सपोज हुए हैं, मतलब कितनी देर तक हमने सांस लिया है उस ऑर्गेनिज्म ने, वो उतना ही उसको नुकसान करेगा। तो ये इफ़ेक्ट किस पे डिपेंड करता है? एक तो पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, एक हम कितनी देर एक्सपोज हुए वहाँ पे। उसके बाद आता है स्मोक ऑल्सो अफेक्ट थर्मल पावर प्लांट्स। स्मोकलेट्स, ये यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये है स्मोक स्टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट एंड स्मेल्टर्स एंड other industries release particulate and gaseous air pollutant together with harmful gases जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब होती हैं। स्मोक स्टैक्स क्या होते हैं? जो धुआंधार थर्मल पावर प्लांट हैं जिससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और जिनमें से बदबू आती है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं? रिलीज़ करती हैं पार्टिकुलेट मैटर को, ठीक है, और गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स भी निकालती हैं। जो गैसेस हैं वो गैसेस में जाके मिल जाती हैं, और हार्मलेस गैसेस के साथ जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये रिलीज़ करती रहती हैं। तो क्या होता है कि धुआं भी निकल रहा है, बदबू भी निकल रही है, एयर पोल्यूटेंट गैसेस भी निकल रही हैं। तो ये पोल्यूटेंट्स मस्ट बी सेपरेटेड और filtered out before releasing the harmless gases into the environment। इनको क्या करना चाहिए? इनको फिल्टर करना चाहिए, ठीक है। जब वो उसमें हवा में मिक्स होने के लिए तैयार हों उससे पहले उनको फिल्टर करो भाई, ताकि वो जो गैस निकले वो हार्मलेस हो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है। तो उसको कैसे करते हैं ये डायग्राम देख के आपको समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, ठीक है। जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से डालते हैं कि आपको इसके बारे में पता है कि नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होते हैं इसको समझते हैं। ये जो आपका डायग्राम है इसमें किस तरह से एयर को फिल्टर किया जाता है, किस तरह से कोरोना डिस्चार्ज करते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज्ड वायर होती हैं, किस तरह से ये काम करता है, इसके लिए हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है। जो देयर आर सेवरल वेज ऑफ रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर, द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया है। बहुत सारे तरीके हैं लेकिन प्रेसिपिटेटर वाला बहुत ज़्यादा remove over 99% particulate matter present in exhaust from the thermal power plant। ये क्या करता है? 99% particulate matter होते हैं जो एग्जॉस्ट होती है एयर को, उसको रिमूव करता है 99% को। कितना बेनिफिशियल है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोड वायर्स होती हैं that are maintained at several thousand volts। इलेक्ट्रोड वायर्स को मेंटेन किया जाता है, ठीक है, मतलब उसमें से इतनी वोल्ट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, जिसकी वजह से कोरोना प्रोड्यूस होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? अटैच हो जाते हैं डस्ट पार्टिकल से, उनको क्या देते हैं? फिर एक नेगेटिव चार्ज देते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा? 1 मिनट के लिए इसे सुनो। जब हम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाते हैं तो इसमें क्या होता है? 99% पार्टिकुलेट मैटर को अलग कर लेता है। कैसे करता है? इसके पास इलेक्ट्रोड वायर होती हैं, ठीक है। इसमें 1000 वोल्ट्स जो है पास किया जाता है मेंटेन करने के लिए, जिसमें जब हम 1000 वोल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कोरोना प्रोड्यूस हो जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ये डस्ट पार्टिकल से अटैच होकर उनको नेगेटिव चार्ज देते हैं। जो कलेक्टिंग प्लेट्स हैं वो ग्राउंडेड एंड अटैच्ड द चार्ज डस्ट पार्टिकल। इन प्लेट से जो पार्टिकल्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं। इसके अब अंदर कलेक्टिंग प्लेट्स होती हैं जो कलेक्ट कर लेती हैं इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को। जो वेलोसिटी होती है एयर की इन प्लेट्स के बीच में वो बहुत कम होती है,
ठीक है। कम होने की वजह से वो डस्ट पार्टिकल्स क्या है, गिर जाते हैं। एक स्क्रबर होता है, इसमें दिया होता है स्क्रबर, फिगर में दिखेगा आपको, कैन रिमूव गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। वो स्क्रबर क्या करता है, रिमूव कर देता है सल्फर डाइऑक्साइड को, SO2 को। ठीक है। इस स्क्रबर में एग्जॉस्ट इज पास्ड थ्रू ए स्प्रे ऑफ वाटर एंड लाइम। एग्जॉस्ट पास होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा पानी का स्प्रे भी होता है और लाइम का भी स्प्रे होता है। ठीक है। रिसेंटली वी हैव रियलाइज्ड द dangers of particulate matter that are very very small and are not removed by these precipitators। अभी रिसेंट में पता चला है कि ऐसे खतरनाक पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और उनको रिमूव भी नहीं किया जा सकता इन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से, है ना। नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी पास करके ये होता है। अकॉर्डिंग टू कंट्रोल पैनल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, पार्टिकुलेट साइज जो होता है 2.5 माइक्रोमीटर का और इससे भी लेस का, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, जो मतलब इंसान को सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उन्होंने बोला है कि 2.5 माइक्रोमीटर और उससे भी लेस डायमीटर का, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है नुकसान करने के लिए। ये फाइन पार्टिकुलेट मैटर है, उनको इनहेल कर सकते हैं, हमारे लंग्स में भी हम इनहेल कर सकते हैं और ब्रीदिंग में ये प्रॉब्लम करते हैं और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी कुछ ऐसे होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है। इरिटेशन भी कॉज करते हैं, इन्फ्लामेशन, सूजन भी आ जाती है और डैमेज कर सकते हैं ये लंग्स को, और जो प्री मेच्योर डेथ है, जैसे जो फीटस में बेबी पल रहा होता है, उसको भी नुकसान कर सकते हैं। ठीक है। तो हम एक बार इसका डायग्राम फिर से देखते हैं, जो हमने स्टडी की है उसको समझते हैं। ठीक है। इसमें क्या था कि हमने सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक पास किया। सबसे पहले हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो 99% पार्टिकुलेट मैटर को कलेक्ट करता है। ये और क्या होता है, ये 99% रिमूव करता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड वायर्स होती हैं। ठीक है। आप देखेंगे इसमें दिख रही हैं आपको इलेक्ट्रोड वायर्स जो मेंटेन होती हैं 1000 वोल्ट्स पे, जिसकी वजह से कोरोना रिलीज होता है। कोरोना क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ये जो आपको दिख रहा है डिस्चार्ज कोरोना, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और ये इलेक्ट्रॉन डस्ट पार्टिकल को नेगेटिवली चार्ज बनाते हैं। फिर यहाँ पे कलेक्टिंग प्लेट्स होती हैं, ये कलेक्टिंग प्लेट्स ये दिख रही हैं यहाँ पे ये वाली। तो ये कलेक्टिंग प्लेट्स क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं चार्ज्ड पार्टिकल का, क्योंकि इनकी जो वेलोसिटी होती है इन प्लेट्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा कम होती है और ये जो पार्टिकल्स जो इससे अटैच हुए हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है। एक स्क्रबर होता है, जिस तरह से ये यहाँ पे स्क्रबर दिख रहा है ये वाला, तो ये स्क्रबर क्या करता है कि रिमूव करता है गैसेस को, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड थी। ठीक है। रिमूव करता है। इस स्क्रबर में एग्जॉस्ट पास होता है, वो पास्ड थ्रू ए स्प्रे। ठीक है। एग्जॉस्ट एक स्प्रे की फॉर्म में जाता है, जैसे उसमें होता है वाटर और लाइम। ठीक है। स्प्रे किसका होता है, वाटर का और लाइम का, ये इसका मैकेनिज्म होता है। लेकिन अभी अभी पता चला है कि इससे भी कम, इससे भी छोटे साइज़ के पार्टिकल्स हैं जो रह जाते हैं और जो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर अगर किसी और ऑप्शन में आए तो आप समझ जाओगे कि ये पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, कोरोना रिलीज़ होता है जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करता है और वो डस्ट पार्टिकल्स के साथ कंबाइन करके कलेक्टिंग प्लेट्स में जैसे जब ये पास होते हैं तो वो लो प्रेशर की वजह से वहाँ गिर जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है ऑटोमोबाइल्स आर मेजर कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन एटलीस्ट इन द मेट्रो सिटीज़। मेट्रो सिटीज़ में सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स की वजह से पोल्यूशन होता है। एज द नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज ऑन द स्ट्रीट्स दिस प्रॉब्लम इज़ नाउ शिफ्टिंग टू द अदर सिटीज़ टू। जैसे ही व्हीकल्स का नंबर बढ़ रहा है, ये दूसरे शहरों में भी ये प्रॉब्लम कर रहा है। प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए ऑटोमोबाइल्स की, अलॉन्ग विद द यूज़ ऑफ लेड फ्री पेट्रोल एंड डीजल कैन रिड्यूस द पोल्यूटेंट्स दे एमिट। क्या होता है कि प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए ऑटोमोबाइल्स की और लेड फ्री पेट्रोल और लेड फ्री डीजल को यूज़ करना चाहिए ताकि जो पोल्यूटेंट्स हैं वो जो निकालते हैं ऑटोमोबाइल्स वो कम हो सकें।
ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि प्रॉपर मेंटेनेंस ज़रूरी है व्हीकल्स की, और दूसरा लेड फ्री पेट्रोल और लेड फ्री डीजल यूज़ होना चाहिए। समझ रहे हो, ये चीज़ आपको बुक में लिखी हुई मिलेगी तो आप पढ़ के स्ट्रेस में आ जाओगे, लेकिन अगर आप ऐसे सुनते हो कि किस तरह हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें हैं वो, तो आपको पता चलेगा कि पेट्रोल डीजल यूज़ करना कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वो लेड फ्री होना चाहिए। कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं हैविंग एक्सपेंसिव मेटल्स नेमली प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करते हैं कि ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। आफ्टर फिटेड इनटू ऑटोमोबाइल्स फॉर रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस, अगर हम इनको ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं तो ये क्या करते हैं कि पॉइजनस गैसेस का जो एमिशन होता है उसको रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। लेकिन इसमें एक्सपेंसिव मेटल्स होती हैं जैसे प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम। ठीक है, जो कैटलिस्ट ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि उसमें क्या क्या होता है तो उसमें पता होना चाहिए आपको। एक्सपेंसिव मेटल लगी होती हैं पैलेडियम, प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम। ठीक है, रोडियम कैसे याद रहेगा, ऑटोमोबाइल्स रोड पे चलते हैं तो रोडियम। ठीक है, प्लैटिनम, पैलेडियम, पीपी, हॉर्न देते हैं गाड़ियाँ इसलिए पीपी। ठीक है, जब भी ऑप्शन में आपको मिले कंफ्यूज नहीं होना, रोडियम से रोड पे चलती हैं पीपी करके, तो प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम। समझ रहे हो, एज द एग्जॉस्ट पासिस थ्रू द कैटलिस्ट कन्वर्टर, जैसे ही एग्जॉस्ट पास होती है, जो गैस होती है वो पास होती है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो हाइड्रोकार्बन्स अनबर्न्ड हैं, जो जले नहीं हैं, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं CO2 में और वाटर में, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड आर चेंज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ये दोनों भी चेंज हो गए। मोटर व्हीकल रिक्वायर इक्विप्ड विद कैटालिटिक कन्वर्टर शुड बी यूज अनलेडेड पेट्रोल बिकॉज लेड इज द इन द पेट्रोल इनएक्टिवेट्स द कैटलिस्ट। जिनमें हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर को यूज़ करते हैं, उसमें अनलेडेड पेट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जो लेड का डिस्चार्ज होता है पेट्रोल वाले व्हीकल्स में या डीजल वाले में, वो कैटालिटिक कन्वर्टर को, इस कैटलिस्ट को इनएक्टिव कर देता है। ठीक है, तो ये नुकसान ही करता है। अब है कंट्रोलिंग व्हीकुलर एयर पोल्यूशन, ए केस स्टडी ऑफ दिल्ली। किस तरह से जो व्हीकल से एयर पोल्यूशन होता है वो किस तरह से कंट्रोल किया, एक केस स्टडी है दिल्ली का, वो जो आपकी NCERT की बुक में दिया हुआ है, पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, क्या किया था इन्होंने, विद इट्स वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक, दिल्ली लीड्स द कंट्री इन इट्स लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। जो दिल्ली है हमारे देश में वो सबसे आगे है पोल्यूशन करने में, क्योंकि जो व्हीकल हैं ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है व्हीकल्स का, सबसे ज़्यादा है। इट हैज़ मोर कार्स देन, इसमें क्या है, कार इतनी ज़्यादा हैं, अगर हम गुजरात की और वेस्ट बंगाल की दोनों स्टेट की कार मिला दें तो भी इसमें ज़्यादा कार हैं। कहाँ पे, दिल्ली में। 1990s में दिल्ली ने 4th नंबर पे रैंक किया था 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ को जब निकाला तो 4th नंबर पे हमारी दिल्ली आई थी। ठीक है, 1990s में। एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम है दिल्ली में, वो इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज फिल्ड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, मुकदमा चला दिया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने कि सुप्रीम कोर्ट में, हाँ, इंडिया के हमारे ही मतलब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला दिया था पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट ने। ठीक है, आफ्टर बीइंग censored very strongly by the Supreme Court under its directives, the government was asked to take within a special time period appropriate measures include switching over the entire fleet of public transport। ये कह रहे हैं जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने
सेंसर्ड किया, बहुत बुरे तरीके से निंदा की सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्टिव्स के अंडर। उन्होंने गवर्नमेंट को कहा, दिल्ली गवर्नमेंट को कहा कि टाइम पीरियड के अंदर अंदर अप्रोप्रिएट मेजर्स वो करें जिसमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उनको स्विच करें, पूरे को पूरे का बेड़ा उठाएं। जैसे कि बसेस हैं उनको डीजल से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कन्वर्ट करें। ऑल द बसेस ऑफ दिल्ली वर कन्वर्टेड इनटू टू रन ऑन CNG बाय द एंड ऑफ 2002। ठीक है, क्या हुआ फिर उसकी वजह से कि जो जितनी भी दिल्ली की बसें हैं वो 2002 तक CNG में कन्वर्ट हो गई। यू मे आस्क द क्वेश्चन एज टू व्हाई CNG इज़ बेटर देन डीजल। आपको क्वेश्चन करोगे कि CNG में और डीजल में क्या फ़र्क है। इसका आंसर है कि CNG जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली बर्न होती है, पेट्रोल और डीजल की बजाय एफिशिएंट बर्निंग होती है इसकी। और ऑटोमोबाइल्स में और बहुत जो लीटल है वो बहुत कम है, अनबर्नड गैसेस बच जाती हैं, जो जलती नहीं है वो गैसेस बहुत कम होती हैं। CNG चीपर भी है, सस्ती भी है बाकी दोनों से, पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में। एंड कैन नॉट बी सिफन्ड बाय थीव्स एंड अडल्ट्रेटेड लाइक पेट्रोल और डीजल। जो चोर होते हैं वो इसका गबन नहीं कर सकते। सिफन्ड मतलब गबन करना होता है, और अडल्ट्रेटेड मतलब जैसे हमारे पेट्रोल डीजल में मिलावट हो जाती है उस तरह से इसमें कोई मिलावट भी नहीं कर सकते। जो मेन प्रॉब्लम है स्विचिंग ओवर टू CNG इज़ डिफ़िकल्टी ऑफ लाइंग डाउन pipeline to delivery CNG through distribution point pump for ensuring uninterrupted supply। जो सबसे ज़्यादा मेन कारण है इसका वो ये है कि CNG की जो पाइपलाइन होती है उसको बिछाने में बहुत दिक्कत होती है। CNG को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉब्लम की बात है, उस डिस्ट्रीब्यूट करना पंप्स तक या कोई भी पॉइंट जहाँ पे CNG डालते हैं, तो ताकि वो अनइंटरप्टेड सप्लाई हो सके। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत पे लोग खड़े हुए हैं और उन्हें सप्लाई नहीं हो रही है, तो ये एक बड़ी समस्या है इसमें। Parallel steps taken in Delhi for reducing vehicle population including ये क्या लिखा हुआ है, phasing out of old vehicle, use of unleaded petrol, use of low sulfur petrol and diesel, use of catalytic converter in vehicle, application of stagnant pollution level norm for vehicle etc। साथ साथ में दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे स्टेप लिए जिनमें उन्होंने ऐसे व्हीकल्स को चूज़ किया जो पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, और चरणबद्ध तरीके से ओल्ड व्हीकल्स को निकाला। फेजिंग का मतलब होता है चरणबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। अनलेडेड पेट्रोल का यूज़ किया, लो सल्फ़र पेट्रोल का यूज़ किया, लो सल्फ़र डीजल का यूज़ किया, कैटालिटिक कन्वर्टर को यूज़ किया। कैटालिटिक कन्वर्टर आपको पता चल गया ना किस तरह से प्यूरिफाई करता है रिलीज़ होने वाली गैसेस को, या उनको किस तरह से डस्ट पार्टिकल को निकालता है। ठीक है, उसके बाद था एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पोल्यूशन लेवल नॉर्म्स जो है, मतलब अप्लाई किए बहुत मतलब कड़े से कड़े तरीके से पोल्यूशन लेवल नॉर्म्स जो हैं व्हीकल्स पे वो अप्लाई कर दिए। ठीक है, इससे लोगों को थोड़ा सा डर भी हुआ और उन्होंने भी कोशिश की कि वो पोल्यूशन कम करें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो ए न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी हैज़ लेड आउट ए रोड मैप टू कट डाउन व्हीकुलर पॉल्यूशन इन इंडियन सिटीज़। गवर्नमेंट है हमारी इंडिया की, उन्होंने क्या किया, ऑटो फ्यूल पॉलिसी रखी जिससे फ्यूचर में जो व्हीकुलर पॉल्यूशन है इंडियन सिटीज़ में उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा स्टेप था कि हमारी गवर्नमेंट भी जागरूक हुई थी। मोर स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉर फ्यूल मीन्स स्टेडीली रिड्यूसिंग द सल्फर एंड एरोमेटिक कंटेंट इन पेट्रोल एंड डीजल फ्यूल्स। इसका मतलब था कि जो हमारे नॉर्म्स हैं जो भी फ्यूल से, उन्होंने धीरे धीरे रिड्यूस किया सल्फर को और एरोमेटिक कंटेंट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल फ्यूल्स। ठीक है, यूरो 2 नॉर्म्स फॉर एग्जांपल स्टिपुलेटेड, ये क्या है, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि सल्फ़र जो है वो कंट्रोल होना चाहिए 350 पार्ट्स पर मिलियन ppm इन डीजल एंड 150 ppm इन पेट्रोल। उन्होंने इतना मतलब कम करने का ये प्रण किया। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स थे वो भी
42% जो हैं कंसर्न्ड फ्यूल में होने चाहिए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का भी उन्होंने मतलब ये किया, परण किया। ठीक है, जो गोल था अकॉर्डिंग टू रोड मैप, जो हम उनके फ्यूचरिस्टिक जो एम थे उसके में उन्होंने सल्फर को 50 ppm कर दिया है ना पेट्रोल और डीजल में, जिसकी वजह से क्या हुआ, पहले कितना था ये हमारा जो सल्फर था ये पहले कितना था 350 से उन्होंने 50 कर दिया, और डीजल में उन्होंने कितना कर दिया, ये 35% कर दिया। कॉरस्पॉन्डिंग टू फ्यूल व्हीकल इंजन ऑल्सो लेड नीड टू द अपग्रेडेड, जो ये मतलब फ्यूल के साथ साथ व्हीकल के जो अपने इंजन थे उनको भी इन्होंने अपग्रेड करना शुरू कर दिया। जैसे भारत गैस सेकंड इक्विप्ड टू यूरो सेकंड नॉर्म्स। अब यूरो सेकंड नॉर्म क्या है, यूरो सेकंड नॉर्म्स आपको पता होना चाहिए, यूरोपियन यूनियन रेगुलेशंस हैं। ये यूरो सेकंड स्टैंडर्ड फर्दर रिड्यूस द लिमिट ऑफ limit for carbon monoxide emission and also reduce the combined limit for unburned hydrocarbon and oxides of nitrogen for both petrol and diesel vehicle. Euro 2 introduced different emission limits for petrol and diesel. ये Euro 2 norms क्या है, ये एक्चुअली रिड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने का, और कार्बन जो हैं ऑक्साइड्स हैं जो नाइट्रोजन के उनको। ठीक है, इसने भी अपने एमिशन के लेवल जो हैं वो बता दिए कि कितना कितना क्या होना चाहिए। ठीक है, विच इज़ करंटली इन प्लेस इन दिल्ली। भारत स्टेज 2 जो कि अभी दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में, चेन्नई में, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर और आगरा में है, विल बी एप्लीकेबल टू ऑल ऑटोमोबाइल्स थ्रू द कंट्री फ्रॉम अप्रैल 1, 2005 से। ये 2005 से पूरे देश में ये लागू हो जाएगा कि क्या क्या कौन से एमिशन होना चाहिए, कितने लेवल पे होना चाहिए। रेस्ट ऑफ द कंट्री विल हैव यूरो 3rd एमिशन नॉर्म्स कंप्लाइंट ऑटोमोबाइल्स एंड फ्यूल बाय 2010। ठीक है, बाकी का जो है वो यूरो 3 फॉलो करेंगे 2010 में, मतलब जो कर चुके हैं अब तक। तो थैंक्स टू द एफर्ट्स मेड द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली हैज़ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड। जो एफर्ट्स किए गए हैं उनको धन्यवाद है कि जो दिल्ली की एयर जो क्वालिटी है एयर की वो अच्छी हुई है, इम्प्रूव हुई है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग सब्सटेंशियल फॉल इन CO2 एंड SO2 लेवल हैज़ बीन फाउंड इन दिल्ली बिटवीन 1997 टू 2005। तो क्या हुआ, ये सारे इतने प्रयास किए गए कि CO2 और SO2 का जो लेवल है वो नीचे हो गया है। इन इंडिया द एयर एक्ट कम इनटू फोर्स इन 1881। इंडिया में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब आया, 1881 में। एयर एक्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, 81 में आया, लेकिन ये लागू कब हुआ, 87 में, टू इंक्लूड नॉइज़ एज एन एयर पोल्यूशन। जिसने क्या किया, नॉइज़ को भी एयर पोल्यूशन की तरह लिया। समझ रहे हो, नॉइज़ जो है अनडिज़ायर है, हाई लेवल ऑफ साउंड है। जो नॉइज़ है वो क्या होती है, जो हमारी इच्छा नहीं होती कोई भी तेज आवाज़ सुनने की, अनडिज़ायर्ड लेवल ऑफ साउंड है। वी हैव गोट दोज टू एसोसिएटिंग लाउड साउंड्स विद प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट, नॉट क्या है, नॉट रियलाइजिंग दैट नॉइज कॉज साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन। नॉइज़ को किस तरह से पोल्यूशन समझा, क्योंकि जो हमारी मर्जी के खिलाफ जो शोर मच रहा है वो हमारे दिमाग को भी असर कर रहा है और हमारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी बना रहा है। ठीक है, जो बड़े बड़े शहर हैं, बिगर द फंक्शन ग्रेटर द नॉइज। बड़े शहरों में क्या होगा, जितना बड़ा फंक्शन होगा उतनी ज़्यादा आवाज़ें करेंगी। ए ब्रीफ एक्सपोजर टू एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल 150 dB or more generated by take off a jet plane or rocket may damage eardrum, thus permanently impairing hearing ability। क्या होता है कि ये बताया हुआ है कि 150 dB जो है वो एक जेट प्लेन या रॉकेट टेक ऑफ करती है तब निकलती है, जिसकी वजह से हमारे ईयर डम भी नुकसान में आ सकते हैं और परमानेंटली इम्पेयरिंग हो जाती है, सुनने की ताकत जो है वो ख़त्म हो जाती है। इवन क्रोनिक एक्सपोजर टू ए रिलेटिवली
लोअर नॉइज लेवल ऑफ सिटीज़ में परमानेंटली डैमेज हियरिंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस। इसीलिए जो एक्सपोजर होता है वो क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान कर सकता है हमारी हियरिंग एबिलिटीज़ को, बहुत ज़्यादा परमानेंटली भी डैमेज कर सकता है। मतलब नॉइज़ की वजह से क्या होता है, हमें नींद नहीं आती है, ठीक है, हार्ट बीट जो है इंक्रीज हो जाती है, ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है, कभी धड़कन तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है। इसलिए स्ट्रेस करता है ह्यूमन लाइफ को, हमें परेशानी करती है जो ज़्यादा लाउड जो वॉइस होती है वो वाली। कंसिडरिंग द मैनी डेंजरस इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, कैन यू आइडेंटिफाई द अननेसेसरी सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन अराउंड यू विच कैन बी रिड्यूस्ड इमीडिएटली। जो इतने ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट है नॉइज़ पोल्यूशन के, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? अननेसेसरी शोर्स है नॉइज़ पोल्यूशन के, आपके चारों तरफ कुछ भी हो सकता है, वो रिड्यूस होना चाहिए विदाउट एनी फाइनेंशियल लॉस टू एनीबडी, जिसके मतलब जिसकी वजह से किसी को फाइनेंशियली मतलब पैसे को नुकसान नहीं हो, इस तरह से, लेकिन कम किया जाना चाहिए। रिडक्शन ऑफ नॉइज इन आवर इंडस्ट्रीज कैन बी अफेक्टेड बाय यूज ऑफ साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल और बाय मफलिंग नॉइज। या तो हम रिड्यूस करते हैं नॉइज़ को हमारी इंडस्ट्रीज से, या तो हम उनमें साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल जो उस साउंड को पूरी को एब्जॉर्ब कर लें, या मफल कर दें उसको, कुछ ऐसा कर दें कि वो मफल हो जाए, वो ढक जाए, ठीक है। स्ट्रिंजेंट जो फॉलोइंग ऑफ लॉज, जो हमारे लॉज हैं उनको कठोरता से उनको पालन किया जाए, है ना, इन रिलेशन टू नॉइस, लाइक डिलिमिटेशन ऑफ हॉर्न फ्री जोन्स अराउंड हॉस्पिटल एंड स्कूल्स। इस तरह से जो हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे नॉइस फ्री होना चाहिए सब कुछ। ऐसा नहीं है स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और बाहर ट्रैफिक जाम हो रहा है। परमिसिबल साउंड लेवल होना चाहिए, क्रैकर्स जो होते हैं, जो हम पटाखे छुड़ाते हैं, उनका साउंड लेवल परमिसिबल होना चाहिए। लाउड स्पीकर्स का भी ऐसा ही होना चाहिए, और टाइमिंग होनी चाहिए जिसके बाद लाउड स्पीकर नहीं बजाए जाएं, ठीक है। नीड टू बी एनफोर्स्ड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, ऐसी ज़रूरत है कि ये हमें ऐसे एनफोर्स करने चाहिए, हमें लागू करने चाहिए, ताकि हम अपने नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था मतलब आपको बताने का। नेक्स्ट में हम करेंगे वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।